दोस्तों बहुत बार जब हम अपने बच्चों को एक नॉर्मल चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं और अगर वो बात नहीं करता है, 18 महीने का हो गया, 20 महीने का हो गया, और अगर वो बात नहीं करता है या वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, तो जब आप उसको पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं तो वो चेक करने के बाद आपको बोलता है कि शायद इसको ऑटिज़म हो सकता है। अभी आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड्स पहली बार सुना है, ऑटिज़म, और जब पीडियाट्रिशियन आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या इसके इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप सडनली डर जाते हो। आप घर आते हो और फिर इस वर्ड को गूगल करते हो और आपको वर्ड दिखता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी आपको ये पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है, ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, और आप कंप्लीटली चिंता में खो जाते हो। तो दोस्तों चिंता मत करिए, मैं डॉक्टर प्रवीण जैन, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट और ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में स्पेशलाइज करता हूँ, और मैं आज आपको आपकी सब बातों को, सब चिंताओं को इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सके उतना एक सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. सो दोस्तों, जैसा कि ये वर्ड जो ऑटिज़म जो आपके पीडियाट्रिशियन बताया है, उसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी ये वर्ड ऐसे क्यों किया गया है? जब हम कोई भी बीमारी के बारे में जानते हैं या कोई भी जब हम बीमारी के बारे में सुनते हैं तो हमारे को सुना है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लेकिन इस बीमारी को हमने कहा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहा गया है। इसके लिए हमारे को थोड़े से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1908 में स्विस साइंटिस्ट यूगेन ब्लेयर ने पहली बार इस शब्द को यूज़ किया था, और उसने ऑटिज़म को एक स्किज़ोफ्रेनिया के सब कैटेगरी में डाला था, जिसमें कि जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर कुछ सालों के रिसर्च के बाद 1943 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट लियो ने इस वर्ड को यूज़ किया था, इन्फेंटाइल ऑटिज़म। मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे इन्फेंट जो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं और जो चीज़ों को रिपीटेडली कुछ ना कुछ रिपीटेड मूवमेंट्स करते रहते हैं। फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज़ देखे, जैसे कि एस्पर्जर सिंड्रोम, रीड सिंड्रोम, पीडीडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे जैसे हम इस बीमारी के बारे में और जानने लगे, हमने अलग अलग नाम देने लगे इस बीमारी को, पर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होने लगा। तो 2013 में यूएसए के डीएसएम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन सब बीमारियों को एक छत्र छाया में, एक अम्ब्रेला वर्ड के अंदर डाल दिया, जिसको कि हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है एक कलर ऑफ बैंड्स, डिफरेंट कलर्स। जैसे कि रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, वैसे ही हमने देखा है कि इन ऑटिज़म के बच्चों में कुछ समानताएं हैं, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे सिम्टम्स है जो कि डिफरेंट है, जो कि एक ऑटिज़म के बच्चे को दूसरे ऑटिज़म के बच्चे को डिफरेंट बनाता है। और इस वजह से इनके जो विविधताएं है उनको हमने सब क्लब करके एक छत्र छाया वर्ड में डाला है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रम वर्ड ये यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया काफ़ी सारा टेक्निकल नॉलेज, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीमिंग, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम हैंडल कैसे करते हैं। एज ए पेरेंट आपको सिर्फ ये चिंता होती है कि मेरा बच्चा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है और क्या इसका सॉल्यूशन है। आप खाली इस बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं प्रैक्टिकल टर्म में आपको इन चीज़ों को जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऑटिज़म होता क्या है,
और ऑटिज़म के प्रकार क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ऑटिज़म के मेन सिम्टम्स क्या है। तो दोस्तों, ऑटिज़म के 3 मेन सिम्टम है। फर्स्ट सिम्टम है लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट। उसका मतलब होता है कि बच्चा जब आपसे बात कर रहा है या बच्चा जब आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आपकी आंखों में नहीं देखता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है। सेकंड सिम्टम है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम्स। जब आप उसको नाम से बुलाते हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप उसको बोलते हो लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। और थर्ड सिम्टम है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। आप उसको कोई कमांड देते हो, आप उसको कोई चीज़ें करने के लिए बोलते हो, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और वो कमांड फॉलो नहीं करता। तो ये 3 मेन सिम्टम है ऑटिज़म के। अगर ये आपने 3 सिम्टम देखे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बच्चा जो है वो ऑटिज़म की कैटेगरी में आता है। अभी ऑटिज़म को हम ठीक कैसे करते हैं? तो दोस्तों, लास्ट 13 सालों में मैंने ऑटिज़म के काफ़ी बच्चे देखे, हज़ारों बच्चे देखे हैं, और मैंने अपनी रिसर्च के द्वारा ये पता करा है कि ऑटिज़म बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑटिज़म, दूसरा सेकेंडरी ऑटिज़म। तो ये प्राइमरी ऑटिज़म होता क्या है? प्राइमरी ऑटिज़म मतलब ऐसा ऑटिज़म जिसके कि सिम्टम्स आपने बच्चे में जन्म से ही देखे हो। मतलब ये बीमारी जो है वो बच्चा जैसे ही जन्मा उस टाइम से आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं। और सेकेंडरी ऑटिज़म का मतलब ये होता है कि बच्चा कुछ पीरियड तक नॉर्मल था, जैसे कि 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने तक ये बच्चा काफ़ी नॉर्मल था और ये वर्ड्स भी बोलता था, मम्मा, पापा, पानी। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए जिसकी वजह से अभी इस बच्चे में हमने रिग्रेशन देखना शुरू किया। जैसे कि उसकी जो स्पीच आई थी अभी वो उसने बोलना बंद कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑटिज़म। अभी आपका ये सवाल आएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी में जब हम किसी भी चीज़ का कारण ढूंढते हैं, अगर हमको उसका कारण पता चल गया और अगर हम कारण को ट्रीट करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली इसके निकल जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक आम का पेड़ है और उसमें बहुत सारे आम है जो ख़राब लगे हैं, तो अगर आप खाली आम को तोड़ोगे या ख़राब आम को निकालोगे तो वो सॉल्व होने वाला नहीं है। आपको इसके रूट में जाना पड़ेगा कि ये आम जो है ये ख़राब क्यों हुआ, और अगर आप इसके रूट को ट्रीटमेंट करोगे, जब आप इसके रूट में कोई केमिकल या जो यूरिया डालोगे तो जो आने वाले आम है वो अच्छे आएंगे। तो होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीट द कॉज, और जब आप कॉज को ट्रीट करते हो तो आप उस बीमारी को जड़ से निकालते हो। इसलिए होम्योपैथी में जब हम बच्चे को देखते हैं तो हम पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइमरी ऑटिज़म है या सेकेंडरी ऑटिज़म है। अगर प्राइमरी ऑटिज़म है तो मैं उस बच्चे के मम्मी के प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाता हूँ और हम ये देखने की कोशिश करते हैं या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसे क्या कारण हुए, ऐसे क्या स्ट्रेस हुए जिससे कि इस बच्चे में हमने ऑटिज़म के सिम्टम्स देखे। और अगर मैंने ये पता चला कि मुझे ये बच्चे में सेकेंडरी ऑटिज़म है तो मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि ऑटिज़म के सिम्टम्स आने के पहले ऐसे क्या हुआ। क्या उसने कोई दवाइयाँ ली थी, क्या उसको कोई बीमारी हुई थी, क्या उसको कोई वैक्सीनेशन दिया हुआ गया था। तो मैं उस कारण को पता करता हूँ, और जब हम उस कारण को एड्रेस करेंगे तो डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छे से उस बीमारी को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ऑटिज़म के केसेस में कि ये प्राइमरी ऑटिज़म है या सेकेंडरी ऑटिज़म है। जब हम इसके ऑटिज़म पता करते हैं उसके बाद सेकेंड लेवल पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी सीवियरिटी कितनी है। क्या ये माइल्ड है, क्या ये मॉडरेट है, या क्या ये सीवियर है। तो माइल्ड ऑटिज़म मतलब ऐसे ऑटिज़म के बच्चे जो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, उनको आपको सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इसको हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म भी बोलते हैं। मॉडरेट कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हमारे को एक थोड़ा बहुत सपोर्ट देना पड़ता है ताकि अपनी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सके। और सीवियर कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हमको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी ओटी
स्पीच थेरेपी और काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है उनको उनके डेली एक्टिविटीज़ करने में, और वो करने के बावजूद भी वो इम्प्रूव नहीं होते हैं। तो जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं सेकंड स्टेप में कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो मैं आपको ये गाइड कर सकूँगा कि इसमें हम कितने परसेंटेज हम इसमें ऑटिज़म को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से लास्ट 13 साल में जब मैंने जो बच्चे देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सेकेंडरी ऑटिज़म माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरीज में हमने ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों में नॉर्मलिटी की तरफ, या हमने इसको रिवर्स किया है ऑटिज़म में। जो केसेस प्राइमरी ऑटिज़म के होते हैं या उनमें प्राइमरी ऑटिज़म में अगर उनके साथ एसोसिएटेड कुछ ब्रेन डैमेज वगैरह होता है, तो उन केसेस में रिजल्ट्स जो है वो बहुत लेट आते हैं और काफ़ी टाइम लगता है उस रिज़ल्ट को आने के लिए। तो दोस्तों, ऑटिज़म के बच्चे को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि ये प्राइमरी ऑटिज़म है, सेकेंडरी ऑटिज़म है, और इसकी सीवियरिटी क्या हद तक है, और उस सीवियरिटी के हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हम इन बच्चों में कितना प्रतिशत हम उसको ऑटिज़म को रिवर्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।